48% लोग प्रधानमंत्री मोदी को अगला पीएम देखना चाहते हैं। हैरानी इनके रीजन्स में 33% रीजन है राम मंदिर और 12% है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये हाल तब है जबकि 29% ग्रेजुएट डिग्री वाले लोग भी आज बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी आवाज़ उठाने की कोशिश की, बावजूद इसके इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मीडिया पे तो कुछ और ही चल रहा है। 1 फरवरी से और 12 अप्रैल को देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने टोटल 429 शो किए थे, जिसमें से 52% शो थे एंटी ऑपोजिशन यानी कि ऑपोजिशन की बुराई करना, और 27% शो थे प्रो मोदी यानी कि मोदी के गुणगान करना। जब इसके आगे कुछ नहीं बचता तो आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, इन पे 5.6%। और इन सब के बाद शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों पर और देश के अन्य मुद्दे पे इन्होंने बस 1% शो किए है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के किए गए वादों पर ये सवाल उठा सके। कई शोज में तो ये बीजेपी का एजेंडा संभालते हुए साफ साफ नजर आते हैं। ये बस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चला के प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु दिखाना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों की, इसको निभाना चाहिए। दुख होता है आपको कभी जब आप इस तरह की चीजें सुनते हैं? इनकी बात तो मैं आगे करूंगा ही, पहले देश के कुछ मुद्दों पे बात कर लिया जाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश को चौकीदार की जरूरत है। अच्छे दिन बात है अगस्त 2013 की, जब अपने चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आए थे और उन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। उसके बाद न्यूज रेटिंग के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। न्यूज रेटिंग के हिसाब से 2012 से 2020 के बीच बेरोजगारी की वजह से सुसाइड के केस 2 गुने हुए, 22,593। ऐसा यूं ही नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए, 2024 में आईआईटी जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने के बाद भी 36% आईआईटी स्टूडेंट अभी भी बेरोजगार है। इन सब के बाद सरकारी नौकरियों में गिरावट की तो कोई सीमा ही नहीं रही। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया है कि एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी जैसी वैकेंसीज में वृद्धि हुई है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। टेक्स्ट बुक की ये रिपोर्ट ये कहता है कि 2014 से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे जॉब घटते ही जा रहे हैं। ये हाल तब है जब हमारे सरकारी पदों पे 1400 आईएएस और 900 आईपीएस की वैकेंसीज खाली हैं। इसी तरह ये रिपोर्ट दिखाता है कि कांग्रेस की सरकार में 2013 में 1000 और 2014 में 1291 नौकरियां निकली थी। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब से कितनी नौकरियां निकली? मोदी सरकार के वक्त 2015 में 1291 से गिर 1129, 2016 में 1079, 2017 में 980, 2018 में 782, 2019 में 896, 2020 में 796 और 2021 आते आते ये मात्र 712 पे सिमट गई। इसी तरह एसएससी वैकेंसीज का भी हाल रहा है। कांग्रेस सरकार में 2013 में 16,114, 2014 में 15,549, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में आते हैं 2015 में 8,561, 2016 में 10,661, 2017 में 8,137 और 2024 आते आते तक ये 8,416 तक रह गई। एसएससी सीजीएल वैकेंसी ट्रेंड 2012 में जहां हमारी 16,000 वैकेंसी थी, 2013 में भी 16,000 वैकेंसी थी, 2014 में भी 15,500 कुछ वैकेंसी थी, वो 2015 में घट के 8,000 रह गई। 2016 में फिर हमारे पास 10,000 वैकेंसी थी, 2017 के अंदर फिर 8,000 वैकेंसी, 18 के अंदर 11,000 वैकेंसी, 2019 के अंदर 8,000 वैकेंसी। तो ये आप देखोगे जहां 12, 13, 14 में ज्यादा वैकेंसी थी, 15, 16, 17, 18, 19 में लगातार 10,000 की 8,000 की रेंज में हमारी वैकेंसीज रही हैं। ठीक है, 15, 17 और 19 में लगातार 8,000 की रेंज में वैकेंसीज हैं। 16 और 18 में थोड़ी ज्यादा थी हमारी। 18 में भी वैसे वैकेंसीज कम ही थी, ये 3,000 वैकेंसी सीरियल 2017 की डाल दी गई थी 18 के अंदर, तो 17 से कम होकर 18 में चली गई थी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2020 की, तो 2020 के अंदर ऑल टाइम लो वैकेंसी रिपोर्ट कर गई हैं, 6506 वैकेंसी है सिर्फ। यानी मोदी सरकार में एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज एवरेज 16,000 से गिरकर एवरेज 8,000 तक पहुँच गई। बैंक विभाग में भी ऐसी ही समानता पाई गई है। इस चार्ट में देखा जा सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार में बैंक के एग्जाम कराने वाले आईबीपीएस के पीओ एग्जाम में एवरेज 20 से 22,000 नौकरियां निकल रही थी, उसी आईबीपीएस के पीओ एग्जाम की नौकरियां अब घटाकर एवरेज 10 से 11,000 निकल रही हैं। एग्जामिनेशन को बताना चाहूँगा, ठीक है, बैंकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है
और अच्छी पोस्ट होती है ये भी। 2013 के अंदर जहां इसके अंदर 21,680 वैकेंसी थी, 2014 के अंदर घटा के 16,000 कर दी गई, 15 के अंदर 12,000, फिर 16 के अंदर 9,000 कुछ है, फिर 17, 18, 19 और 20 लगातार चारों सालों के अंदर आपकी वैकेंसी 4,000 के आसपास ही रही हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं यहाँ पे 21,680 से लेकर 2013 में जो वैकेंसीज थी, अब ये 4,000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 20% तक वैकेंसीज रह गई। फोर्ब्स मैगजीन ने भारत के बेरोजगारी को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2008 में भारत की बेरोजगारी रेट 5.41% थी, जो 2014 तक लगभग समान ही रहती है, लेकिन 2023 आते आते ये 8% का भी आंकड़ा पार कर जाती है। इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय ये चुनाव का मुद्दा बन सकता है, रोजगार कभी इस देश का चुनाव का मुद्दा बन नहीं सकता है। चुनाव आते हैं, बेरोजगारों को मुद्दा बनाया जाता है कि बेरोजगारी प्रदेश में है, सरकार बनते ही सब भूल जाते हैं, किसी की भी सरकार हो। कुल मिला के सर जीवन के 5 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। जब हम यहाँ आए थे तब सबको हम भैया भैया बोलते थे, आज सब हमको दादा दादा बोलते, तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। तो मैं यही सोच कर आई थी कि मतलब मैं डीएसपी बनूंगी 1-2 साल में अपना तैयारी करके, और डीएसपी बन के अपने गाँव जाऊंगी, बढ़िया मेरा स्वागत होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक मेरी लाइफ में। हमारी वजह से आज हमारे पेरेंट्स जिस चीज पे गर्व कर सकते थे वो चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को। वो इस चीज को हम किसके सामने प्रेजेंट करें जाके? सर दूसरी दिवाली है जब मैं घर नहीं जा पाऊंगा। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सकें। इस भाषण को तो आपने जरूर सुना होगा। इसके तारीफ को लेकर काफी न्यूज चैनल पे चर्चा भी थी। अब आते हैं इस वीडियो की रियलिटी पे। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें 75,000 किसान के नाम और बायोडाटा थे, जिनके आय 2 गुने हुए थे। और फिर उसकी पड़ताल में न्यूज लॉन्ड्री के कुछ रिपोर्टर खुद जाके उन फार्मर से बात की। एंड गेस व्हाट, ये 100% झूठ है जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना कि खेती से कोई आमदनी बढ़ी और ना आय दुगनी हुई। तो आपकी आमदनी डबल नहीं हुई है? बताओ सही ना, आपका क्या कहाँ से हो गई डबल, वो बताओ, वो दिखाओ भाई, यहाँ आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। ये सही लिखा हुआ है? ऐसी नहीं, गलत है जी। सबसे पहली बात तो मेरी उम्र ही झूठ है, मेरी उम्र है 18 साल। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया है। खाली 2 फसल होती हैं, धान और गेहूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है? मशरूम भी नहीं बोते? मशरूम कहाँ हो रही है, सब झूठ है। और यही नहीं, इस ऐड को तो आपने काफ़ी जगह देखे होंगे। रोड पे इसके बड़े बड़े होल्डिंग्स, अपने मोबाइल्स पे। अब इसकी भी रियलिटी देख लीजिए। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द PM's आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है, और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई है, और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी हैव टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी देवी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? एक तो हम गंगा सागर बाबूघाट में काम कर रहे थे, 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गया था। 15 फरवरी? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है तब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे। हम तो बोल रहे हैं, सो के उठे तो सभी बोल रहे आपका पेपर में फोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो कहाँ लिया, हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किया, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, ये हम किए थे, ये हमको पता है, कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए ये घर। परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंसेस को। तो ये घर इनका है? ये तो भाड़े का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं, खुद का नहीं है। 500 रुपए देती है महीने का भाड़ा। अच्छा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है सर। मतलब आपको पता है कि ऐसी योजना है जिसमें लोग घर बना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है? वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आते हैं स्वच्छ भारत अभियान में। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार द्वारा दी गई 10 में से 6 टॉयलेट या फिर पानी की सप्लाई ना होने की वजह से या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से इस्तेमाल करने लायक नहीं है। वहाँ कीचड़ भी नहीं मिला। फर्ज करें एक गांव है, सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि यहाँ 95 घरों का सर्वे हुआ और सब में शौचालय बना। आप खुद जाकर देखते हैं तो गांव वाले बताते हैं ना किसी घर में शौचालय है और ना ही कभी सर्वे हुआ।
आप दूसरे गांव जाते हैं और वहां भी सरकारी दस्तावेजों में सर्वे के बाद 63 घरों में शौचालय बनवा दिए गए हैं, जबकि गांव वालों को पता ही नहीं कि कागजों में उनके नाम पर शौचालय बन गए। कृष्णा के पति प्रतिपाल का नाम भी इस लिस्ट में 68वें नंबर पर है, लेकिन ये सर्वे कब हुआ इसके बारे में कृष्णा को कोई खबर नहीं। नन्या हम ना कोई सुना था गरीबों की। तो लेकिन आपको वहाँ लिस्ट में बताया कि आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, तो दिखाता तो बना के तुम बनी होती है, दिखा दिया। आप शौचालय करने कहाँ जाते हैं? डांग में, जंगल में। जंगल में? हाँ। तो ये आपका यही घर है? जो ही घर है हमारा। तो आपको कोई और सरकारी योजना लाभ मिलता है? नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता है, ना कंट्रोल मिला कुछ नहीं मिलता है, ना तेल मिला कुछ नहीं मिला था हमें। हाँ, वोट की पर्ची हमें, हाँ वोट की पर्ची मिला था, अगली बस वोट डाले आता ही कुछ नहीं बना रहा, ना प्रधान सुना था, हमें क्यों नहीं सुना। शौचालय सर्वे की धांधली सामने आने के बाद गांव में हंगामा शुरू हो गया। आनन फानन में गांव में नए शौचालय बनवाए जाने लगे, लेकिन इस कवायद में एक दिक्कत थी, जल्दबाजी में बन रहे ये शौचालय बेहद घटिया क्वालिटी के थे। सरकार की ये स्कीम स्पेशली महिलाओं के लिए निकाली गई थी। बावजूद इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने देश में बहुत फेमस किया। जल्दी करो, देर हो रही है। चलो जल्दी। अरे माँ, इन्हें कौन लाया? ये हम कल रात तुम्हारे लेकर आए थे। इन्हें पिंजरे में क्यों कैद कर दिया? ये तो आसमान में उड़ने के लिए बनी है। माँ, मैं भी इनकी तरह ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं, तुम तो इनसे भी ऊंचा उड़ सकती हो। खूब मेहनत से पढ़ो। एक नया कल बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब बात देश की महिला पहलवानों पे आई तो मोदी सरकार कुछ नहीं बोले। एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। क्या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। ब्रिजभूषण सिंह, जिन पे बलात्कार का आरोप लगाया गया, वो अभी भी बीजेपी के सांसद से जुड़े हुए हैं। मणिपुर में देश की बेटी को वस्त्रहीन करके घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप थे? उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की भीड़ ने हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित महिला का पति भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर है। असम रेजिमेंट के सूबेदार के रूप में भारतीय सेना की सेवा कर चुके रिटायर्ड जवान ने बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में उस भयावह दिन की पूरी कहानी सुनाई। इंटरव्यू की शुरुआत में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने फौज में 28 साल नौकरी की, कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी है, भारतीय शांति सेना के रूप में श्रीलंका भी गया था। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मैं कांगपोकपी जिले का रहने वाला हूँ और उन 2 महिलाओं का जिनका रेप हुआ उनमें से एक मेरी पत्नी है और दूसरी मेरे गांव की ही एक लड़की है। इन सब के बावजूद इन्हें देश की जनता और मीडिया द्वारा विश्व गुरु कहा जाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप नहीं दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया। प्रधानमंत्री मोदी धर्म रक्षक है, इन्होंने राम को लाया। पहले इसके पीछे की हकीकत जान लीजिए। ये बात है आज से 1200 साल पहले की, जब आदि शंकराओं ने चारों दिशाओं में 4 सिद्धांतीय मठों की स्थापना की थी। ये थे आज के दिन के उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में। हर एक मठ के मुखिया पुजारी थे, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं। इन चारों में से एक भी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपस्थित नहीं थे। पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू रीति रिवाजों से नहीं हो। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मांगते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं? राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। और उत्तराखंड से शंकराचार्य अखिलेश्वरानंद सरस्वती ने इसे एक्सप्लेन किया। जो मंदिर है उसे भगवान का सिर माना जाता है, मंदिर की पीठ उनकी आंखें, कलश उनका सर और मंदिर पे जो झंडा है उसे भगवान के बाल माने जाते हैं। तो इनके हिसाब से एक ऐसा शरीर जिनके ना सर है ना आंखें, उन्हें जीवित करना सही नहीं है। ये हमारे धर्म के विरोध में है। इसी कारणवश ये भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद ये हुआ कि इनके ऊपर अपोजिशन पार्टी से 5 लाख रुपए लेने के झूठे आरोप लगे, जबकि राम मंदिर को लेकर इन्होंने भी कोर्ट में कुछ केस लड़े थे। कटार हो इसका मतलब ये थोड़े है
क्या आप कुछ भी छाप दोगे? 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए? ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप? और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहाँ से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया? बताओ ना। और यही नहीं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो 1990 से राम मंदिर एजुटेशन मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं थे। लेकिन मीडिया पर यह सब नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वगुरु दिखाया जा रहा है, वो विश्वगुरु जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे बिग पेमेंट कंपनी से 2 करोड़ रुपए का चंदा लिए हैं। आइए जानते हैं कि भारत की जनता इन सब बातों से क्यों अनअवेयर है। इसका सबसे पहला रीज़न है न्यूज़ में। 1 फरवरी से लेकर 12 अप्रैल तक ये सारे एंकर ने अपने ज़्यादातर शोज अपोजिशन पे किए हैं। गन ने 25 डिबेट किए अपोजिशन को अटैक करते हुए। अर्नब गोस्वामी ने तो 73 डिबेट कर दिए इंडिया अलायंस को टारगेट करते हुए। अब यानी आरएसएस ने 37 डिबेट कर दिए इसी कैटेगरी में। नाविका जी ने तो 33 डिबेट कर दिए अपोजिशन को धोते हुए। सुशांत सिन्हा, उन्होंने तो 29 शो किए जिसमें उन्होंने अपोजिशन की सारी कमियां बताई। और फाइनली सुधीर सर ने तो 27 शो कर दिए उनके टोटल 52 शोज में से। जब ज़्यादातर टाइम हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर मोदी के तारीफ और अपोजिशन की बुराई में लगा देंगे तो हमें हमारे देश के असली मुद्दे के बारे में पता कैसे चलेगा। और अब ये देखिए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने नव भारत, न्यूज़ 18 और आज तक पे कम्युनल हेट्स और कम्युनल हार्मनी पहुंचाने के खिलाफ एक्शन लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आपका व्हाट्सएप। का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखाली में भटक रहा था क्या? 2 लड़कियों को लेकर आप हाँ क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया। बीजेपी के IT सेल्स की तरफ से आपके ग्रुप के किसी एक मेंबर को वो फेक न्यूज़ भेज देते हैं, जिसके बाद वो न्यूज़ पूरे ग्रुप में फैल जाता है और आप सबका उस वीडियो को लेकर फेक ब्रेन वॉश किया जाता है। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का। वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। तो हमारे इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स देश की जनता को देश और दुनिया की सारी खबरें बताएं, जिनके आधार पर वो अपना मतदान कर सके, ना कि देश की जनता को किसी भी पार्टी के खिलाफ गुमराह करे या फिर धर्म जात के नाम पे विवाद कराए। क्योंकि ये डेमोक्रेसी के 4th पिलर है जिन पे देश की जनता भरोसा करती है। क्योंकि आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं वही अगर आपको गुमराह कर रहे हैं तो आप देश के मुद्दे को नहीं जान पा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।